नमस्ते। विज्ञान भारती ब्रह्मवर्त के द्वारा आयोजित ज्ञान विज्ञान संवाद पॉडकास्ट कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय जो हमारी सीरीज चल रही है उसका नाम है आइडियाज टू इम्पैक्ट, और हम हर बार किसी ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिन्होंने वाकई एक बड़ा चेंज, बड़ा इम्पैक्ट लाने का प्रयास किया है। ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ उपस्थित है। इनका नाम है डॉक्टर संदीप पाटिल और ये फाउंडर एंड सीईओ हैं ई स्पिन नैनोटेक टेक्नोलॉजी के। और ये जो वर्ड है नैनोटेक, तो ये जितना छोटा है उसका काम उतना ही बड़ा है। तो वो बड़े बड़े काम कैसे होते हैं वो मैंने शायद कोविड में एक्सपीरियंस करा कि कितने बड़े बड़े काम इस नैनो टेक्नोलॉजी ने करे हैं। वो विस्तार से संदीप जी आने वाले समय में उनको बताएंगे। तो मैं संदीप जी का स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मेरा जो प्रश्न है वो इस बात को लेकर है कि भारत, जहाँ की एक जो मैं ऐसा मानता हूँ जो शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था में प्रारंभ से ही ऐसा समझ में आता है कि अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छी पढ़ाई करने के बाद में अच्छी नौकरी करनी है। हमारा जो सबसे अच्छा क्या कह सकते हैं प्रयास होता है वो सरकारी नौकरी का होता है कि बहुत अच्छी सरकारी नौकरी करनी है। ऐसी स्थितियों में हम अपने गार्जियन, अपने सोसाइटी, इन सब की बात को तोड़ के जब एक स्टार्टअप के लिए जाते हैं, कुछ नया अपना स्वयं का कार्य करने के लिए जाते हैं, तो विभिन्न प्रकार की परेशानियां आती हैं। तो उन परेशानियां निश्चित रूप से आपके सामने भी आई होंगी। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने प्रारंभिक जीवन से, अपनी शिक्षा से, और फिर ये कैसे आपका इस स्टार्टअप के लिए मन बना और कैसे आपने और कब इसको प्रारंभ किया, इसको बताइए संदीप जी। सबसे पहले धन्यवाद कौस्तुभ जी, मुझे इस मंच पे लाने के लिए। जैसे आपने पूछा कि परेशानियां और परेशानियों के पहले का जो भी टाइम रहा है, मैं बहुत ही एक छोटे से परिवार से आता हूँ। उस परिवार में मान के चलिए कि बिजनेस एक खेती है, मतलब खेती ही बिजनेस है। तो और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आज की घड़ी में किसान से बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं है, क्योंकि बिजनेस में चीज़ें ऐसे होती है कि आप जो बोएंगे ये ज़रूरी नहीं कि आप उसमें मुनाफा पाएंगे। तो खेती भी वही होती है कि आज बोएंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप उसमें मुनाफा पाएंगे। तो जहाँ से मैं निकला हूँ, मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, छोटा सा गांव है। और उस गांव से निकल के जब मैं आईआईटी कानपुर में आया तो एक चीज़ ज़रूर थी कि मैं पीएचडी करने जा रहा हूँ। तो पीएचडी एक रिसर्च और संशोधन का विषय होता है, और आइडिया ये थी कि जो भी मैं करूँगा वो हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिट होना चाहिए। मतलब जो रिसर्च होगा उसका इम्पैक्ट वो हर एक आदमी के पास जाना चाहिए जो इस सोसाइटी में, जो हमारे सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। तो जो रिसर्च हमने किया, तो एक टाइम ऐसा है कि चॉइस होती है आपके पास, आप जॉब करना चाहोगे या खुद का कुछ करना चाहेंगे। तो जब टाइम आया तो हमारे प्रोफेसर आशुतोष शर्मा सर, जो मेरे गुरु हैं और जिन्होंने हमेशा टाइम पे मुझे गाइडेंस दिया है, तो एक दिन ऐसे ही संवाद हो रहा था हमारा, ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था पेपर पे। तो उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहते हो। तो मेरा एक सरल सा और सिंपल एक जवाब था कि आपके जैसा तो ज़रूर नहीं बनूंगा, मतलब प्रोफेसर नहीं बनूंगा, लेकिन खुद का कुछ स्टार्ट करूंगा। तो लाइफ में जैसे आपने पूछा कि कठिनाइयाँ होती है, 2010 का टाइम है जब मैं पीएचडी कर रहा था। तो पीएचडी ख़त्म हुई नहीं थी, उस टाइम पे मेरी शादी भी हो चुकी थी। पीएचडी से पहले एक बच्ची भी थी और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। तो उस पूरे जो सिनेरियो होता है उसमें ये होता है कि कठिनाइयाँ ये होती है कि आपको डिसीजन जो आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके ले रहे हो, वो डिसीजन बहुत बड़ा है। मतलब वो डिसीजन ऐसा है कि आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में माता पिता, परिवार, आपके वाइफ, आपके बच्चे। तो आप हमेशा एक कोशिश करते हो कि एक सरल रास्ता जो है कि जॉब करो और पैसा जो भी कमाएंगे वो उसको आप एक फिक्स इनकम मान लो। लेकिन एक सोचा कि जॉब तो सब करते हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट लाएंगे। तो उसी चीज़ को करने के लिए मैंने कंपनी स्टार्ट करने का मन बनाया था। और उस मन को पूरा करने के लिए जब हमारे
गाइड मेरे प्रोफेसर जो है उन्होंने बोला कि तुम चालू करो और पीएचडी ख़त्म करने का वेट मत करो, तुम अभी से शुरुआत कर दो। तो मेरे माता पिता को भी मैंने थोड़ा कन्विंस किया, मेरी वाइफ को कन्विंस किया कि ऐसा करना है। तो उन्होंने बोला देखो, तो आज तक तो तुम किसी के सुनते हो नहीं, तो हम जो भी बताएंगे तुम सुनने वाले हो नहीं, तो तुम्हें जो करना है तुम वही करोगे, तो जो करना है वही करो। तो वो एक डिसीजन 2010 में कंपनी स्टार्ट की। आज कंपनी को 15 साल हो गए इसे लास्ट महीने में। और फिर कठिनाइयाँ ऐसे थे कि उस टाइम पैसे थे नहीं, तो पैसे आएंगे कहाँ से? तो दोस्तों से, मेरे गाइड से, खुद के, मेरे माता पिता से थोड़े बहुत पैसे डाल के हमने कंपनी चालू की। और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्यों? क्योंकि होता है ना कि अगर आप पहाड़ खोदने निकलो और चूहा की जगह पे आपको अगर हीरे की खान मिल जाए तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हो। तो ये उस तरीके का स्टार्टिंग था। निश्चित रूप से कहते हैं कि ईश्वर यही काम आते हैं कि जब आप कुछ सोच रहे हो और अगर उसकी नियति भी वैसी हो जाए, बिल्कुल, तो हम मानते हैं कि ईश्वर है। बिल्कुल। और ई स्पिन नैनोटेक, इस नाम के पीछे की कुछ कहानी अगर है या कुछ सोच के आपने ये नाम जरूर रखा होगा, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो मैं चाहता हूँ वो जरूर शेयर करिए। देखिए, ई स्पिन नैनोटेक एक्चुअली मैं ऑलरेडी मेरे मास्टर्स में और पीएचडी में नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैंने काम किया। जो मैंने मशीन खुद के लिए डेवलप की पीएचडी करते वक्त, ड्यूरिंग पीएचडी, वो मशीन आई स्टार्टेड इन 2008। वो मशीन मैंने 2008 में बिल्ड की थी। और वो मशीन ऐसी थी कि मैंने बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में मशीन बनाई थी। मशीन में अकेला मैं काम करने वाला नहीं था, बहुत सारे लोग काम करने वाले थे। तो वो जो मशीन थी वो थी इलेक्ट्रो स्पिनिंग। ओके। तो इलेक्ट्रो स्पिनिंग का हमने ई ले लिया, स्पिनिंग का स्पिनिंग। और मैं नैनो टेक्नोलॉजी में काम कर रहा था, तो मैंने नैनोटेक डाल दिया। तो ई स्पिन का पूरा नैनोटेक हो गया। ओके। सो उस समय 2010 में जब आपने कंपनी शुरू करी, तो उस समय कोई प्रोडक्ट रहा होगा जिसे हम कह सकते हैं कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो प्रोडक्ट और फिर आज हाँ की जो कहानी है वो बदल गई है पूरी तरीके बिल्कुल, से। बिल्कुल। एक स्टार्टअप और इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। और Yes. कुछ काम तो ऐसे हैं जो शायद इंडिया में शायद ही कोई करता है, बिल्कुल, जो आप करते हैं। तो मैं वो MVP भी जानना चाहूंगा कि वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या था 2010 और 11 में। बिल्कुल। और आज आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। देखिए, जो कंपनी चालू की वही कि मैंने बताया कि मैंने मशीन डेवलप किया था। और मशीन थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट में हमने मशीन को डेवलपमेंट किया। और जब देखा कि ये मशीन की जो प्राइस है, एक दो कंपनीज है जो सेल कर रही है और बहुत हाई कॉस्ट में सेल कर रही है। तो जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, वो मशीन को वो खरीद नहीं पा रहे थे उस कॉस्ट में। तो हमने वायबल कॉस्ट में, मिनिमम कॉस्ट वायबिलिटी लाके उसको ऐसा डेवलप किया कि ये जिनके उस कॉस्ट में जिनको ये रिसर्च के लिए हो सकता है, वो कॉस्ट में मैंने उस प्रोडक्ट को डेवलप किया। और वो पहला प्रोडक्ट था हमारा मशीन। और आइडिया ये था कि हम छोटी मशीन से बड़ी मशीन, बड़ी मशीन से और बड़ी मशीन, हम पूरी इंडस्ट्रियल लाइन खड़ी करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी है। हमारा उसके लिए उसके ऊपर यूएस पेटेंट भी है। लेकिन हमने सोचा कि पहले कम से कम पैसे में जो बन सकता है वो है मशीन। और ये मशीन को बेच के जो रेवेन्यू हमारे पास रिटर्न आएगा, उस रेवेन्यू से हम री इन्वेस्ट करके नए मशीन्स की डेवलपमेंट करेंगे, नए प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट करेंगे और नई चीज़ें इनोवेट करेंगे जो हम ऑलरेडी अभी आज कर रहे हैं। तो वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो है वो हमारा फर्स्ट था, इलेक्ट्रो स्पिनिंग मशीन, जो हमने आज की डेट में इंडिया में मोर देन 70% मार्केट कवर करते हैं। और इंडिया के बाहर रशिया, मिडिल ईस्ट में 50% मार्केट कवर करते हैं। सो ये बहुत बड़ी बात है कि भारत में जहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जिन्हें कह सकते हैं पार्टिकुलर इस नैनो टेक्नोलॉजी जैसी जगह पर है, वहाँ पर कुछ ऐसा करना कि हम ग्लोबल मार्केट में केवल कदम ही नहीं रखे हैं, हम उसमें 50% तक का स्टेक लेके रखें, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है।
अब ये क्वेश्चन है थोड़ा पर्सनल भी हो सकता है, इसका हम्म। आंसर आप दे भी सकते हैं, आंसर आप नहीं भी घुमा दे भी सकते। सकते हैं। वो ये है कि पहले 100 से 1000 कस्टमर आपने कैसे बनाए? देखिए एक होता है आप मार्केटिंग पे पूरा फोकस करो, एक होता है आपके वर्ड ऑफ माउथ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मार्केटिंग एक लेवल तक जा सकती है, मार्केटिंग आपकी बहुत स्ट्रांग है लेकिन प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग नहीं है तो मार्केटिंग आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, मतलब उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग के थ्रू सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो हमारे पास मार्केटिंग भी है लेकिन मार्केटिंग के साथ हमारा जो स्ट्रेंथ है वो है वर्ड ऑफ माउथ। अगर आपने एक प्रोडक्ट खरीदा है तो आप दूसरे को डेफिनेटली रिकमेंडेड करेंगे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अदरवाइज क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, अगर आप देखेंगे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक में या किसी और में सेल पे लगे हुए होते हैं, अगर आप जाएंगे आप नाम देख रहे हैं लेकिन नाम के अलावा अगर आप प्रोडक्ट के पीछे मैन्युफैक्चरर देखेंगे 10 कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट है, 10 का मैन्युफैक्चरर एक है। ओके, तो वहाँ पे फिर ऐसे बहुत सारी कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है मार्केटिंग में, लेकिन प्रोडक्ट जहाँ पे आपका सही नहीं होता है तो आप वहाँ पे फेल कर जाते हो। लेकिन हमारे केस में हमने वर्ड ऑफ माउथ पे पर्सनल कि आपको मशीन या आपको प्रोडक्ट जो जाएगा उसमें आपका 100% सेटिस्फैक्शन होगा ताकि आप उसी प्रोडक्ट को आगे लोगों को बताएंगे। तो हमें थोड़ा टाइम लगा क्योंकि हमने दोनों चीज़ों पे ध्यान दिया, ऑर्गेनिक पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया और मार्केटिंग पे थोड़ा कम ध्यान दिया। तो थोड़ा सा टाइम लगा, मतलब हमें मान के चलिए कि करीबन 7-8 साल लग गए उस लेवल पर आने के लिए। लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं आज की डेट में हर कोई पूछता है इंक्लूडिंग यू कि अभी ईस्पिन में नया क्या होने वाला है। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ईस्पिन एक इनोवेटिव कंपनी है और वो इनोवेशन के साथ प्रोडक्ट को मार्केट में लाती है। एग्जैक्टली और केमिस्ट्री का बड़ा सिंपल रूल भी है कि जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। यस। सो ये कि अगर आप पंडित से भी, स्टार्टअप पंडित से भी पूछेंगे जिसको सब कुछ मालूम है, वो भी कहता है मिनिमम 3 ईयर, मिनिमम 3 इयर्स और मैक्सिमम 1 दशक, Yes. 10 साल तक का आपका संघर्ष हो सकता है। तो वैसे ही रहा कि 6-7 साल 8 साल का समय 8 लगा, साल लगे। बट वो एक जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट था उसने मार्केट में जगह बनाई और फिर ऐसी जगह बनाई कि उस जगह को उसको खाली कर पाना वो आसान नहीं काम नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। आज 2025 में हम 26 में पहुंचने ही वाले हैं। अभी हमारे पास कंपनी के जो अलग अलग सेगमेंट हैं तो उसमें क्या क्या बन रहा है और उस सेगमेंट में हम कौन कौन सी मार्केट कवर कर रहे हैं, अगर वो आप बताएं। ईस्पिन एक जैसे हमारे अर्थ के 5 एलिमेंट्स हैं, मतलब सॉरी जीवन के 5 एलिमेंट्स हैं, वैसे ईस्पिन के 5 वर्टिकल्स हैं। तो 5 वर्टिकल्स में हम हेल्थ केयर में काम करते हैं, फिर हम रिसर्च डोमेन में काम करते हैं जो रिसर्च प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन हो गए, फिर टेक्निकल टेक्सटाइल हो गया, हेल्थ केयर हो गया जी, फिर हेल्थ केयर से रिलेटेड जैसे हमारे साइंटिफिक कंसल्टेंसी हम प्रोवाइड करते हैं और रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं, मतलब प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो हम इलेक्ट्रोस्पिनिंग मशीन के आज के डेट में सभी वेरिएंट बनाते हैं, पायलट स्केल से लेके स्मॉल स्केल से लेके पायलट स्केल, इंडस्ट्रियल स्केल लाइन। फिर हम टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए हम डिफरेंट स्पिनिंग लाइंस बनाते हैं। वाटर टेक्नोलॉजी या किसी मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी के लिए हम नैनो फाइबर मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, फ्लैट शीट मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, फ्लैट शीट मेम्ब्रेन्स की मशीन्स बनाते हैं। फिर हमारे पास एक पूरा सेफ्टी गियर का वर्टिकल है जिसमें मास्क हमारा वन ऑफ द प्रोडक्ट जो श्वासा N95, श्वासा FFP2, FFP3, एंटी पोल्यूशन, एंटी डस्ट मास्क, हम हर एक तरीके के मास्क बनाते हैं और वो हर एक जगह पे हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड है। फिर हमारे पास टेस्टिंग लैबोरेटरी है खुद की जिसमें हम एनेबल एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन करते हैं फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के। हमारे पास पूरा रिसर्च टीम है जो हम टेक्निकल टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं कि हाई स्ट्रेंथ मटेरियल्स पे काम कर रहे हैं। हम ऐसे कुछ नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं अभी जो मेडिकल डिवाइसेस में एंट्री करने वाले हैं। तो ये सब हमारे वर्टिकल्स है जिसमें हम काम करते हैं, जिस पे काम कर रहे हैं। कुछ पे रिसर्च अभी जारी है और कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में है। तो
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब कोविड की फर्स्ट वेव आई और अपने भारत को ऐसा विकासशील देश के रूप में जाना जाता है, तो बहुत बड़ी चुनौती थी कोविड से लड़ना। उस कोविड से लड़ने के दौरान जो ग्लोबल लेवल पे जिस शक्ति के रूप में भारत उभरा, उसमें निश्चित रूप से अपने देश के जो स्टार्टअप्स हैं और अपने देश की जो इंडस्ट्री, उसने बहुत काम किया। Yes. और केवल आज की वर्तमान में या पिछले कुछ सालों में शुरू हुई इंडस्ट्री नहीं। एक एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बहुत पहले बंगाल फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी की स्थापना करी, और ये अंग्रेजों के समय की बात है। और उसमें एक टैबलेट बनती थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, SCQ टैबलेट जिसे बोलते थे। एंड द फर्स्ट वेव जब कोविड की आई, इस टैबलेट की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड थी। एंड बंगाल फार्मास्यूटिकल इज द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड जो ये टैबलेट्स बनाती थी। यानी हमने प्रूव किया कि हमारा बेस भी बहुत मजबूत रहा है। और फिर वो एक दूसरा सेगमेंट की जब प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करने के लिए आते हैं, तो उनके जो चेहरे माउथ पे जो मास्क होता है उस पर स्वासा लिखा होता है, और वो स्वासा मास्क संदीप जी की जो कंपनी है ई नैनोटेक, ई स्पिन नैनोटेक, उसने ही बनाया था। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ऐसे समय में जब हम संघर्ष कर रहे थे, पूरे दुनिया के सभी देश संघर्ष कर रहे थे, और ऐसे समय में एक घर पे कपड़े के मास्क भी लोग बना रहे थे, तो N95 जैसे मास्क का जो इम्पोर्टेंस था, वो मास्क हमारे संदीप पाटिल जी जैसे लोग कर रहे थे। और इसके अलावा IIT में भी कई स्टार्टअप थे जो पोर्टेबल वेंटिलेटर पे काम कर रहे थे, बहुत सारी चीजें थी। तो हम एक शक्ति के रूप में उभरे कि हम वो नहीं है जो लोग पहले समझते थे, हम वो हैं जो अब लोग समझ नहीं पा रहे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये बड़ा रिलेवेंट सारे प्रोडक्ट्स हैं। हम ऐसा नहीं मान सकते कि अभी संदीप जी बोल रहे थे बहुत सारे साइंटिफिक वर्ड उन्होंने बोले, तो आपको लग रहा हो ये इतने सारे साइंटिफिक वर्ड है, लेकिन जब इस साइंटिफिक वर्ड का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, तो फाइनली जब स्वसा मास्क आप लगाते हैं और मानते हैं कि अभी एक कुछ दिन पहले एक फोटो वायरल थी कि एक उसमें लगभग 490 के आसपास AQI था, फिर उसने मोबाइल के सेंसर के ऊपर वो एक मास्क N95 रख दिया, तो वो एकदम करके 100 के आसपास आ गया। तो आप समझिए कि उस मास्क को बनाने के लिए इंजीनियरिंग को समझिए, उस इंजीनियरिंग के टर्म्स जो वो बोल रहे थे वो साइंटिफिक है, बट फाइनली वो हमारे ही काम आते हैं। तो हम कभी ये नहीं सोच सकते कि वो जो काम कर रहे हैं वो हम लोग के मतलब का नहीं है, वो जो कर रहे हैं वो हमारे ही मतलब का, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट वही है जो हमारे लिए लाइफ सेविंग होंगे। एक और चीज जो आजकल AI एंड टेक तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, इस AI और टेक का जो है हमारे जो ई स्पिन नैनोटेक है, इसको बेनिफिट है क्या, इससे कुछ लॉस भी है, या इसको आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं, रिलेवेंट है या नहीं है? ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा मानते हैं लोग कि AI हर जगह रिलेवेंट है, बट ये जो काम है वहां पर कितना रिलेवेंट है, मैं चाहूंगा कि वो देखिए, चेंज और किसी भी चीज़ में एक चेंज आना अपने आप में बड़ी बात होती है। जैसे कभी कंप्यूटर आया तो ऐसे लगता था कि अभी सब कुछ कंप्यूटर ही कर लेगा तो आदमी क्या करेगा। अब जब AI आया है तो वही सेम स्थिति है जब हमारे पास कंप्यूटर आया था। तो आज भी वही लग रहा है कि सब कुछ AI कर लेगा तो आदमी क्या करेगा। लेकिन होता क्या है कि किसी भी मशीन या इंटीग्रेशन ऑफ एनीथिंग मशीनरीज, वो एक्चुअली आपको प्रोसेस और काम को फास्ट करता है, और उसके अलावा वो प्रिसीजन के साथ करने लग जाता है। लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन आप उसको निकाल नहीं सकते। मतलब एक मशीन एक लिमिटेशन है और आदमी एक गाइड है। अल्टीमेटली आपको एक गाइड चाहिए किसी चीज़ को चलाने के लिए। आप 100% ऑटोमेशन कर सकते हैं, लेकिन जब एक ऐसे मोमेंट आता है, एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसको हम डिजास्टर बोलेंगे या कुछ भी बोलेंगे, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तब कौन करता है? तो आदमी लगता है। उसके अलावा आपका क्वेश्चन है कि ई स्पिन में इसका क्या इम्पैक्ट हुआ और क्या आप इम्पैक्ट देखते हो? उसको मैं यही बोलूँगा कि देखिए, हम मैन्युफैक्चरिंग में है, उल्टा हमारे लिए एडवांटेज है कि AI की मदद से जो मैं मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा हूँ तो मेरे लोगों को और ट्रेनिंग बेटर दे सकता हूँ, लोग और ट्रेन हो सकते हैं, और रोबोटिक्स इंटीग्रेटेड विद AI और ह्यूमन इंटरफेस के लिए लेके हम इंडिया में ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं जो आज के डेट में चाइना और बाहर की कंट्रीज बना रही है, जो हम कमी है। तो हमें AI एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और उसका सही इम्प्लीमेंटेशन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए
कि हम इसको सही से कैसे इंटीग्रेट करें। सेकंड, हम कुछ एआई में से ऑलरेडी हमने कुछ ऐसे मॉड्यूल्स डेवलप किए जो हमारे कंपनी में अभी ऑलरेडी काम कर रहा है, और हम उसका हमारे यूजर्स ले रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं लगता, उल्टा मुझे और अगर एआई आएगा तो उसका साथ साथ मुझे और लोग ज़्यादा और हायर करने पड़ेंगे। ये कोट करने वाली बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि एआई आएगा तो लोगों की नौकरियां खा जाएगा। तो अगर ये कहीं पे सही है तो जो ये कह रहे हैं वो भी बहुत सही है। यानी कि एक तरफ जो कह रहे हैं कम हो जाएगा, ये कह रहे हैं ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहने वाला। और वैसे भी एनर्जी का जो टोटल सम वो 100% ही होता है। पोटेंशियल बढ़ेगी तो काइनेटिक घटेगी, काइनेटिक बढ़ेगी तो पोटेंशियल रहेगी, वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। ओके, सो टीम कल्चर, एक टीम है आपके पास, बिल्कुल, उस टीम की सफलता किसी कोड पे डिपेंड नहीं करती। बिल्कुल। तो आप क्या प्रेफर करते हैं हायरिंग के समय? एटीट्यूड देखते हैं या फिर एक्सपीरियंस देखते हैं, क्या देखते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सपीरियंस मेरा सेकेंडरी होता है, और फर्स्ट मेरा उसका एटीट्यूड देखता हूँ। एटीट्यूड के अलावा उसका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द वर्क, कि वो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो ये नहीं पूछते कि आपको बैचलर्स में या मास्टर्स में या पीएचडी में कितने मार्क्स थे, कितने पब्लिकेशन किए। हम ये देखते हैं कि आप कितना इन्वॉल्व होके। तो आपने बोला टीम, एक्चुअली ईस्टविन में टीम नाम का शब्द नहीं है, ईस्टविन में फैमिली नाम का शब्द है। कि टीम बाद में आती है, पहले फैमिली क्रिएट करते हैं हम। तो जब मैं कभी भी किसी से पूछता हूँ कि तुम कैसे हो, नहीं, मैं पहले ये पूछता हूँ तुम्हारी फैमिली कैसी है। अगर फैमिली सही है तो वो आदमी सही है। तो अगर फैमिली उसकी होता है ना कि आदमी के, मैंने भगवान ने मुझे एक बहुत अच्छा गुण दिया हुआ कि मैं आदमियों के मतलब कोई भी हो सामने तो उसके चेहरे से पहचान जाता हूँ कि इसका आज मूड कैसे है। तो जब मूड उसका खराब दिखता है तो एक दो ही कारण हो सकते हैं, कि उसको कंपनी से किसी ने डांटा है या घर से दुखी है। तो पहले हम घर वाला क्वेश्चन पूछते हैं। जब फैमिली कंप्लीट हो जाती है फिर हम टीम पे बात करते हैं। तब अरे एक आदमी, हाँ भाई तुमने कितना काम किया, क्या दिक्कतें क्या है काम नहीं करने में, वो बताओ। काम नहीं हुआ ये पहला क्वेश्चन नहीं, काम नहीं क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, रीजन क्या है वो पहले बताओ। पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे फिर काम के ऊपर फोकस करेंगे। तो कंपनी में फैमिली अगर है तो फिर लीडरशिप चैलेंज होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता। तो लोग मेरे पीछे बहुत पड़े कि सर हम सबके रोल डिसाइड करो। मैंने बोला मैं अगर रोल डिसाइड कर दूंगा तो तुम लोग बॉस बन जाओगे, कंपनी में मुझे बॉस नहीं चाहिए। पहले ये करके दिखाओ कि पहले कंपनी में लीडर चाहिए। तो लीडर कौन बनेगा? जब मैं लीडर पूछूंगा तो तुम में से मुझे एक भी लीडर नहीं दिखता है, मैं भी नहीं लीडर हूँ। तो पहले ये डिसाइड करो कि महीने के 30 दिन में 10-10 दिन के हम रोटेशनल लेंगे, और मैं हर एक को डायरेक्टर बनाऊंगा और हर एक को यहाँ पे आके बैठना है, और यहाँ पे आके 10 दिन वो खुद डिसीजन लेगा कि क्या करना है। तो वहाँ पे फिर वो बोलते नहीं सर वो आप ठीक है जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन ऑफ कोर्स अभी थोड़ा सा वो कल्चर हम ला रहे हैं कि अगर आप ईस्टविन में देखेंगे एक आदमी एक चीज में स्पेशलाइज्ड है, लेकिन उसके साथ साथ वो दूसरे काम भी करता है, दूसरे कामों में भी वो दूसरे को हेल्प करता है। अभी 2 दिन से हमारे यहाँ एक मशीन इंस्टॉल हो रही थी, तो हमने सब काम छोड़ के हम वो मशीन के साथ लगे हुए थे। मैंने मेल नहीं चेक किए 3 दिन से, ना मैंने किसी का फोन उठाया, कुछ नहीं। लेकिन जब वो मशीन में हमने इन्वेस्टमेंट किया है और जो इंस्टॉल हो रही थी और इंजीनियर नॉर्मल सा इंजीनियर आके वो सब दिखा रहा था, तो फोकस ये था कि इस मशीन के लिए, मशीन को जिस काम के लिए हमने मंगाया है तो हम उसका 100% 200% आउटपुट निकालें। तो क्या होता है कि आप किसी के ऊपर छोड़ दोगे तो जितना शिकार है हमारा, तो इंडियन सोसाइटी और इंडियन माइंडसेट में है जितना सिखाओगे उसका 25% ही सीखेंगे, बाकी सब भूल जाएंगे। तो आइडिया ये था कि हम खुद खड़े हुए 2 दिन और खुद उससे सीखा, और जो सीखा हमने इमीडिएटली आज लोगों को करके भी दिखाया। अब वो मुझे अल्टीमेटली घुमा नहीं सकते कि सर ये मशीन से ये हो नहीं रहा है या उससे नहीं, क्योंकि मैंने 2 दिन दिए तो मुझे पता है कि मशीन से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है।
तो ये सेम कल्चर में हर एक दूसरे को भी लाता है। अगर दूसरा कोई मशीन चला रहा है, मैं बोलता हूँ बंद करो, पहले इसको सीखो और अपग्रेड। तो हमने अब अगर देखेंगे तो हमने ड्राइवर से मैनेजर भी बनाए हैं कि कोई आया ड्राइवर होके और उसको मैनेजर बनाया, कोई आया स्वीपर होके उसको भी हमने वो करते हैं कि भाई तुम स्वीपर हो ना, तो तुम्हारे अंडर जो 2-3 लोग हैं उनसे काम कैसे करवाना है पहले ये सीखो। अगर तुम बॉस बन जाओगे वो तो तुम्हारा काम नहीं सुनेंगे, फिर तुम्हें लीडर बनना पड़ेगा। और ऐसे ही लोग कि जैसे अभी ये आए थे हमारे, ये आए थे जब ये बिल्डिंग बन रही थी, तो ये यहाँ पे एज ए केयर टेकर थे, लेकिन आज वो पूरी कंपनी संभालते, रहते भी यही है। तो मुझसे ज्यादा मतलब ये जब मैं निकल के घर जाता हूँ तो ये बोल के नहीं जाता हूँ कि वो दरवाजा चेक किया, वो दरवाजा चेक किया। हम चाबी उठाते, बैग रखते और निकल लेते। ये सीखने की बात है कि इसे बोलते हैं लीडरशिप स्किल। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम यहाँ पर आपको पेश करते हैं कि हनुमान जी को भेजा गया कि आप जाइए पता लगा के आइए कि सीता माता वहाँ पे है कि नहीं है। भेजने वाले कौन थे? सुग्रीव थे, क्योंकि राजा थे सुग्रीव। और हनुमान जी किसके बहुत बड़े भक्त थे, किसके खास थे? प्रभु श्री राम के, हम सब जानते हैं। बिल्कुल। जब सीता जी का पता लगा के हनुमान जी लौटे तो वो चाहे तो सीधे श्री राम जी के पास जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये खबर पहले जाके जामवंत से सुग्रीव, और सुग्रीव ने प्रभु श्री राम को जानकारी दी, और तब प्रभु श्री राम ने हनुमान को स्वयं बुलाया। सो दिस इज कॉल्ड द प्रोटोकॉल और दिस इज कॉल्ड द लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल हर जगह जरूरत है। जैसे उन्होंने बताया स्वीपर है, उनके भी एक लीडर है, वो देख रहा है कि सारे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और स्वयं भी कर रहा है वो चीज। इसी प्रकार अलग अलग लेवल पे लीडर्स की जरूरत होती है, और हर व्यक्ति अपने आप में लीडर है। जब वो ये मान लेता है तो मुझे लगता है फिर एक कंपनी में जो आपने कहा ना फैमिली बन जाती है, वो ऑटोमेटिक एक फैमिली बन जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके काम में इन्वेंशन एंड इनोवेशन। तो इन्वेंशन तो मैं मानता हूँ लिमिटेड होता है, बट इनोवेशन अनलिमिटेड होता है। yes. तो इनोवेशन का जो कल्चर है वो कैसा है आपके यहाँ? जो आपकी टीम है वो कई बार कुछ इनोवेटिव करके ले आती होगी कि ये मशीन ऐसे हो रही है, इसमें कुछ ऐसा हो सकता है, ये पर्टिकुलर ये चीज ऐसी है। फॉर एग्जांपल एक मास्क का डिजाइन है, तो एक स्वसा का मास्क अगर आपने देखा हो, मैंने तो देखा है, उसका डिजाइन बहुत यूनिक है, बहुत अलग है, तो उसके पीछे भी कुछ स्टोरी हो सकती है, रही होगी, तो वो इनोवेशन है। तो वो इनोवेशन का कल्चर किस तरह का है आपके यहाँ, अगर वो बता सके? तो देखिए एक चीज होती है कि आदमी किसी भी चीज को करने से डरता कब है? अगर बच्चा भी है, अगर आप एक रोबोट है, बच्चे को देंगे बेटा रोबोट है, इसको सही से यूज करो, तोड़ना मत। जब जिस दिन आप ये बोल देंगे बच्चे को कि इसको तोड़ना मत, उस दिन उसकी इनोवेशन करने की 50% कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। तो सेम चीज कंपनी में है। मैं बोलता हूँ ये चीज है, फिर क्वेश्चन आता है सर अगर हम ऐसा कर रहे हैं उल्टा सुल्टा हो गया तो? उल्टा सुल्टा हो गया तो मशीन ही है ना, रिपेयर तो कर ही लेंगे। टूट गया तो टूट गया, 10,000 20,000 30,000 इतना ही तो जाएगा। लेकिन अगर एक बार तुमने कर लिया तो 30,000 का हम 30 लाख भी तो बना लेंगे। तो ये है कि आप करो, डरना नहीं है। डरना मतलब कि हम अगर कुछ अलग करने जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर है तो हम अलग करने जाएंगे तो टूट सकता है, टूटने दो। बोलता है कि सर हमें ये अभी नया इनोवेशन करना है या नई चीज करनी है, हमें इतना खर्चा आने वाला है, देन आई नेवर आस्क द क्वेश्चन कि इतना खर्चा आने वाला है, जस्ट गेट इट एंड डन इट, डू इट, बट आई नीड समथिंग आउटपुट। हुआ या नहीं हुआ वो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो कहाँ पे फंसा है वो बताओ। ओके। और अगर कुछ नए इनोवेशंस में अगर आपको कोई दिक्कतें आ रही है कि हमें इसको हायर करना है या किसी कोई एक्सपर्ट चाहिए, तो इसमें का एक खासियत है, वो हर एक सिटी, हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक लेवल पे कनेक्शंस है और हर एक जगह पे सॉल्यूशंस है। अगर फंसा है तो सॉल्यूशन मिलते हैं। और एक्सपर्ट भी होता है ना कि हमने खाली कंपनी के अंदर ही नहीं फैमिली बनाई है, हमारे यूजर्स भी हमारी फैमिली है। एग्जैक्टली। सो बहुत अच्छी बात कोट करी। हेनरी फोर्ड ने जब पहली अपनी गाड़ी बनाई थी तो उसमें रिवर्स गियर डालना भूल गए थे, बट एक वो भी दिन था और आज का दिन है कि फोर्ड दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ी बनाने वाली कंपनियों में से एक है। वॉल्ट डिज्नी कार्टून बनाने में एक्सपर्ट थे, लेकिन उनकी कोई भी प्रतिभा की कदर नहीं थी।
एक बार वो गलियों पे अपनी वो आर्ट बनाने में लगे थे, चर्च के पादरी ने देखा और उन्होंने अपने कहा चर्च में आ जाओ तुम यीशु की ड्राइंग बनाना, और फिर वो वॉल्ट डिज्नी कहाँ से कहाँ पहुंच गए। राइट ब्रदर्स जब पहला प्लेन बनाने पर काम कर रहे थे तो आसपास के जितने लोकल न्यूज़पेपर थे उन्होंने बहुत भद्दा छापा। दो बच्चे जो हैं चिड़िया उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके ठीक 2 हफ्ते बाद उन्होंने पहली उड़ान भर के दिखाई। तो जैसा कि संदीप जी ने बताया कि इनोवेशन कल्चर में ये डर नहीं होना चाहिए कि कुछ बिगड़ जाएगा। एडिसन ने भी सैकड़ों क्या हजारों एक्सपेरिमेंट कर लिए थे, उसके बाद बल्ब जलाया था। तो ये तो स्वाभाविक सी हो गई, ये बात सीखने वाली है। और मैं उस व्यक्ति से ये बात कहला रहा हूँ जो आज के समय में एक नैनोटेक इंडस्ट्री को चला रहा है। ये कोई सुनी सुनाई या बहुत पहले की बात नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने कि इनोवेशन की लिबर्टी जब आप देते हैं अपने यहाँ अपने स्टाफ में, तो कुछ ना कुछ वाकई कुछ नया बन के आता है। कभी ऐसा हुआ कि लगा कि ये एक गलती हो गई, ये डिसीजन गलत हो गया, और फिर वहाँ से कोई सबक मिला जो लाइफ टाइम के लिए हो गया? कि कभी ऐसा आया क्या, कभी कोई मोमेंट लाइफ में कि ऐसा लगा कि यार ये डिसीजन मेरा गलत हो गया यहाँ पे? वो इसलिए कि क्योंकि क्या है कि स्टार्टअप से इंडस्ट्री का सफर आसान नहीं है, होता है कई बार। तो अगर नहीं आया है तो मुझे लगता है तो नटराज की बड़ी दया है। लेकिन अगर किसी के सामने आ जाए तो आपकी क्या सलाह होगी, क्या सजेशन होगा आपका? एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा इतना डिफिकल्ट है कि चीज़ें मैंने सेकंड चॉइस मेरे पास ना थी ना कभी की। तो जब आपका क्वेश्चन है तभी वैलिड होता है कि आपके पास सेकंड चॉइस है। इवन मेरी शादी में मेरे पास सेकंड चॉइस नहीं थी, मतलब पहली लड़की देख के उसी से शादी कर ली। तो कभी वो डिसीजन ऐसे आए नहीं कि कि आपने पहला डिसीजन लिया और आपको लग रहा है कि गलत हो गया। नेवर हैड इट इन माय लाइफ। हाँ, एक बार हुआ जरूर कि मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं स्कूल टीचर बनूं। तो वो नहीं हो पाया। तो हमारा एडमिशन गलती से इंजीनियरिंग में हो गया। तो जब इंजीनियरिंग में हो गया तो इंजीनियरिंग एक्चुअली मराठी मीडियम का लड़का इंजीनियरिंग में जब जाएगा तो सब इंग्लिश में है। तो व्हेन आई सॉ कि एवरीथिंग इज इन इंग्लिश, वो ऐसा टाइम लग रहा था कि इट इज़ डिफिकल्ट कि मैं गलत स्ट्रीम में आ गया। और अच्छा होता मैं स्कूल टीचर बन जाता तो 2 साल में नौकरी भी हो जाती और सब कुछ सेटल होता। क्योंकि जब आईआईटी में आप जाते हैं और आईआईटी में अपार्टमेंट्स और ये देखते होंगे प्रोफेसर्स के, तो ऐसा लगता हो कितनी अच्छी जिंदगी। बिल्कुल लगता है। और यहाँ पे बैठे हैं तो एक समय में कितनी चीजें दिमाग में चल रही है, कल ये होगा नहीं होगा, परसों का असाइनमेंट होगा नहीं होगा, बहुत चैलेंजेस है। ओके, सो फाइनली ये रैपिड राउंड है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछते हैं इस रैपिड राउंड में। कोई ऐसा कोई टेक गैजेट, कोई पॉडकास्ट, कोई बुक जो आपको बहुत पसंद है, या जिसके बिना आप थोड़ा कुछ काम करना कठिन है, ऐसा कोई आदत में आया क्या? सबसे पहले नहीं, तो कभी नहीं। ये भी एक सीखने की बात है। जरूरी नहीं कि इंस्पिरेशन के लिए कोई बुक ही हो, जरूरी नहीं कि कोई सोई हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बुक्स बहुत कम पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे पास अगर मुझे कुछ करना है तो हम गैरेज में, मतलब मेरे इसमें फैक्ट्री में काम करना पसंद करेंगे, कुछ डेवलप करना पसंद करेंगे, लेकिन समहाउ मैं पढ़ता बहुत कम हूँ। सेकंड बात, मैं हमेशा बहुत सारी जगह पे मोटिवेशनल स्पीचेस देने जाता हूँ, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके इंस्टीट्यूशनल लेवल तक। एक चीज़ हमेशा बताता हूँ, नो वन कैन इंस्पायर नो वन। वाई? अगर ऐसा है तो 3 घंटे की मूवी में आप जब मूवी देखते हो ना तो ऐसा लगता है आप ही हीरो बन गए हो, चलो बाहर निकलते हो और हीरोगिरी करते हैं। लेकिन द मोमेंट यू विल कम आउट फ्रॉम द थिएटर, आप वही आदमी हो जो पहले थे। तो अगर आप किसी की इंस्पिरेशनल स्टोरी पढ़ रहे हो तो आपको एक डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन मोटिवेशन आपको एक दिन के लिए दे सकता है, दूसरे दिन आप वही हो जो हो। तो आप खुद इंस्पिरेशन खुद के होने चाहिए कि हाँ, अगर हमने आज ये फिनिश किया तो वो हमें कल करना है। तो मेरी लाइफ में ऐसा ही है कि मोटिवेशन के लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, काम ही मेरा मोटिवेशन है। न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए 30 सेकंड में कोई सजेशन, कोई सलाह? जस्ट वॉक ऑन योर पाथ। आप जस्ट फोकस करो कि आपको अगर कंपनी बनानी है या कंपनी चालू करनी है, कुछ आइडिया पे काम करना है, डोंट वेट फॉर इट, इमीडिएटली यू स्टार्ट इट। अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट किए बिना आगे नहीं बढ़ती है, कोई भी ले लीजिए लाइफ में। अगर आपको गाड़ी चलानी है तो बटन दबाना पड़ेगा,
राइट। तो आपके लिए वही स्विच है। आप अगर कुछ भी करना है तो इमिडिएटली यू स्टार्ट वर्क ऑन इट। कुछ भी हो सकता है, मतलब आप फेल्स अगर होंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, फेल होंगे तो अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि अगर फेल हो रहे हो इसका मतलब आप कुछ कर रहे हो। इस पे नैनोटेक का वैल्यूएशन कितना होगा रफली? देखिए, ये एक बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है। ये रफली अगर हम कुछ एक्स वाई जी बोल देंगे तो वो अलग हो जाएगा, लेकिन ऐसा अगर आप देखेंगे तो आज के डेट में वी ऑलवेज ब्रांड वैल्यू, कंपनी के वैल्यू, कंपनी का कल्चर, एवरीथिंग अगर लोग ऑलरेडी करके दिया है तो 600 करोड़ से कम नहीं है। ओके। तो पहले 100 करोड़ बनाने में कितना समय लगा? नहीं, वो अलग बात है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। रिसेंटली अभी मैं आई थिंक, मुझे एकदम से याद नहीं है, किसी एक बहुत बड़े वर्ल्ड लेवल बड़ी इंडस्ट्री है, तो उन्होंने बताया उनको 100 करोड़ बनाने में शायद 10 साल लगे पहले, और उसके बाद हर साल 1000 करोड़ बनाने में केवल 1 साल लगा। होता ही है। तो ये होता ही है। तो इसलिए मैंने कहा, वैसे 0 से 1 रुपए जाने में टाइम लगता है, 1 से 10 जाने में और थोड़ा कम टाइम लगता है। जब आप 100 हो जाते हो, 100 से अगर आप 200 करना चाहो तो फास्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। तो संदीप जी के साथ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, बहुत उसके अच्छे आंसर्स मिले, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्होंने जो चीज़ें कही वो उनके लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे थे। और मेरा ऐसा मानना है कि हमको उनसे ही अगर कुछ सीख लेनी है तो लेना चाहिए जिनकी रियल लाइफ के अपने एक्सपीरियंस है। आप कलाम साहब को पढ़ लीजिए, आप स्वामी विवेकानंदा को पढ़ लीजिए, उन सब ने वही लिखा जो उनके लाइफ का एक्सपीरियंस था। उन्होंने कहीं ऊपर की बनाई बातें नहीं लिखी। ऐसे संदीप जी ने आज बहुत जो है कह सकते हैं कि सहजता से, बहुत सरल शब्दों में और खुले मन से बहुत सारी चीज़ें बताई। निश्चित रूप से पॉडकास्ट प्रोग्राम आपके मन में अगर कुछ स्टार्टअप को लेके डाउट है वो क्लियर भी करेगा और थोड़ी हिम्मत देने का काम भी करेगा। बाकी तो हम कह सकते हैं कि सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर है। थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू सो मच। ये सीखने की बात है कि इसे बोलते हैं लीडरशिप स्किल। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम यहाँ पर आपको पेश करते हैं कि हनुमान जी को भेजा गया कि आप जाइए पता लगा के आइए कि सीता माता वहाँ पे है कि नहीं है। भेजने वाले कौन थे? सुग्रीव थे, क्योंकि राजा थे सुग्रीव। और हनुमान जी किसके बहुत बड़े भक्त थे, किसके खास थे? प्रभु श्री राम के, हम सब जानते हैं। बिल्कुल। जब सीता जी का पता लगा के हनुमान जी लौटे तो वो चाहे तो सीधे श्री राम जी के पास जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये खबर पहले जाके जामवंत से सुग्रीव, और सुग्रीव ने प्रभु श्री राम को जानकारी दी, और तब प्रभु श्री राम ने हनुमान को स्वयं बुलाया। सो दिस इज कॉल्ड द प्रोटोकॉल।